हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड मॉर्निंग। देख रहे हैं आप हमारा यूट्यूब चैनल सिद्धि कंप्यूटर्स, जिसमें आप लगातार देख पा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस। और इसमें जो टॉपिक चल रहा है लगातार, आज पार्ट 3 है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के गवर्नर जनरल का पार्ट 3, ठीक है, थर्ड पार्ट हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, बातें करते हैं इस क्लास की। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम बंगाल के गवर्नर जनरल की बातें करें। आज तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट में वारेन हेस्टिंग, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। वारेन हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग के बाद हमने बात की थी लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कार्नवालिस के बाद जॉन सोर के समय कुछ ऐसे ही जो है कार्य नहीं हुआ था, जिस कारण से इसकी चर्चा हमने की। फिर हमने बातें की लॉर्ड वेलिजली की, ठीक है। और लॉर्ड वेलिजली के समय बहुत सारी बातें हुई थी जो थोड़ा से हुआ था, और उसी की हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है। थोड़ा सा बच जाए, उसी की हम चर्चा करेंगे। फिर लॉर्ड कार्नवालिस आए थे दोबारा, लेकिन इसकी बातें चूंकि हम कर चुके हैं पहले से ही, तो यहाँ हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड वेलिजली के बाद हम सर जॉन बार्लो, फिर लॉर्ड मिंटोफस, लॉर्ड हेटिंग, लॉर्ड हमस और लॉर्ड विलियम बैटिंग, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहलाता है, ठीक है। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो हम देख रहे थे पिछले क्लास में, जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड वेलिजली का जो समय काल है वो 1798 से लेकर 1805 तक देखने को मिला था। और इनके समय मैंने कहा था कि प्रमुख घटनाएं हम जो देख रहे थे उनमें से क्या है। एक तो भाई साहब ये सहायक संधि कर बैठे थे, सहायक संधि किए थे। क्या है सहायक संधि, ये पूरी घटना मैं बताऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ मैंने कहा था कि फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और इसी समय टीपू सुल्तान मारा गया था। ये आप जानते हैं, पूरा हम पढ़ा चुके हैं। ब्रिटिश और मैसूर की जब बातें कर रहे थे तब ये तीन बातें की है। बीसिन की संधि भी हुई थी 1802 में, मराठा वर्सेस जो है अंग्रेज, बीसिन की संधि हुआ था। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी समय देखने को मिला था, लॉर्ड वेलिजली के समय। लॉर्ड वेलिजली के समय 1803 में ही अंग्रेजों द्वारा लाल किले पर कब्जा करके वहां पर एक रेसिडेंस की नियुक्ति कर बैठते हैं, और उसका नाम है आफ्टर लॉर्ड। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी। मैंने कहा था कि सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो सिविल सेवा का वो जनक कहलाते हैं, तो सिविल सेवा के लिए 1800 में, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी गई थी, और यहाँ यहीं पर सिविल सेवा का ट्रेनिंग चलता था। और बाद में फिर से पुनः जो लंदन है, लंदन के लेलबरी में जो हेलबरी में, हेलबरी, लंदन के हेलबरी में फिर से पुनः सिविल सेवा के प्रशिक्षण के लिए वहां भेजा जाता है। तो इस प्रकार से ये इतनी सारी बातें हम कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि सहायक संधि की बातें हम थोड़ा अच्छे से करेंगे। क्या है सहायक संधि, क्योंकि ये सारी बातें अब पढ़ चुके हैं पहले ही। जो बाकी है वो है सहायक संधि। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और देखते हैं लॉर्ड वेलिजली के समय हुई सहायक संधि है क्या। चलिए, सहायक संधि जो 1798 1798 में हुई थी, और 1798 में जो सहायक संधि हुई थी वो है क्या चीज, इसकी हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दूं कि सहायक संधि किनके किनके बीच हुआ था, फिर हम बात करेंगे कारण क्या है। सहायक संधि हुआ था ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी कंपनी जिसको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी आप बोल सकते हैं, ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश कंपनी में आप देखेंगे लॉर्ड वेलिजली है, लॉर्ड वेलिजली,
वेलेजली। ये क्या है भाई साहब? ये बंगाल का गवर्नर जनरल। दूसरे तरफ भारत की देशी रियासतें, भारत की देशी रियासतें या अन्य राज्य, ठीक है, भारत की देशी रियासतें या अन्य राज्य के साथ लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की थी। ठीक है, अब चलिए उस समय की भारत की स्थिति क्या थी वो हम जानते हैं। उस समय अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति, देखिए उस समय भारत की स्थिति की बात करें तो ये है आपका बंगाल। यहाँ पर देख, यहाँ पर है ये वाला पोर्शन बंगाल है पूरा, समझते हैं पहले क्या है सहायक। यहाँ पर अवध देखने को मिलेगा, हैदराबाद, इधर आप देखते हैं मराठा है, मैसूर था बाद में, आप देखने को मिलेगा मैसूर में जो है टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है इसी समय, मैंने बताया था। ठीक है, इसी समय टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है, मैसूर युद्ध होता है। या तंजाउर है, या ठीक है तंजाउर है, विभिन्न अन्य जो है स्टेट, ये है तंजाउर, ये आपका हैदराबाद, ये आपका मराठा, और मराठा में खासकर पेशवा। ठीक है, मराठा में खासकर पेशवा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी के बाद जो है बहुत सारे जो है क्या बनते हैं, उनके जो परिवार में से ही छत्रपति बनते हैं, उसके बाद पेशवा का रोल स्टार्ट हो जाता है। पेशवा के बारे में हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, आप जानते हैं। यह है मैसूर स्टेट, यह है सबसे बड़ा भाग बंगाल, और ये है आपका अवध। सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं भाई, जितने भी हैं सियासत, जितने भी राजधानी है, सॉरी राज्य हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए उस समय की स्थिति क्या बनती थी। ठीक है, उस समय की स्थिति क्या बनती थी? स्थिति ये बनती थी कि जितने भी स्टेट है, जितने भी जो स्टेट है, वो अपने आप में एक दूसरे पर जो है राज्य के विस्तार के चलते, जैसे कि मैंने कहा मराठा अगर राज्य को विस्तार करना चाहेगा, हैदराबाद राज्य को विस्तार करना चाहेगा, बंगाल तो अंग्रेजों के पास ही था। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद 1757 के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के पास ही चला गया, तो ये भी चाहते हैं, अवध चाहते हैं, जितने भी स्टेट है वो राज्य के विस्तार के चलते एक दूसरे से भारत में ही एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। चाहे हैदराबाद का निजाम हो, चाहे मराठा का पेशवा हो, चाहे तंजाउर हो, मैसूर हो, अवध हो, जितने हैं सब भारत में ही एक दूसरे से लड़ मर रहे थे। और खासकर अपने जो अपने जो पड़ोसी स्टेट है, उनसे ज्यादा खतरा वो अपने अंदर, समझ रहे ना, अपने अंदर जो परिवार है, जो गुट है, उनमें ज्यादातर उनको खतरा होता था। जैसे हमने पेशवा पढ़े थे, ठीक है, पेशवा पढ़े थे, तो पेशवाओं में आपने देखा था कि पेशवाओं में अलग अलग जो है स्थान पर, अलग अलग स्थान पर अलग अलग जो है उनकी जो उत्पत्ति हो गई थी। जैसे इंदौर में होलकर आ गए थे, ठीक है, आपकी ग्वालियर का सिंधिया आ गया था, नागपुर का भोसले आ गया था, ठीक है, पेशवा आ गया था मराठा महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में बट गया था, और सभी, ठीक है, एक दूसरे
के ऊपर ये लांछन लगाते थे, एक दूसरे पर ये सोचते थे कि भाई साहब अपने ही परिवार में खतरा है। ठीक है, तो ये क्या करते थे, और जैसे कि मैंने कहा बेसिन की संधि हुई थी मराठा के समय, बेसिन की संधि हुई, ये भी हुआ था इसलिए क्यों, अपने आप को सुरक्षा महसूस कराने के लिए, अपने आप को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए वो जाते थे किसके पास, गवर्नर या गवर्नर जनरल के पास जाते थे कि भाई साहब मुझे सिक्योर करिए, अपने ही परिवार में मुझे खतरा है। तो अपने ही परिवार, अपने ही राज्य में खतरा के कारण वो अंग्रेजों से मिलकर संधियां करते थे, अंग्रेजों से मिलकर संधियां करते थे कि भाई साहब मुझे खतरा है। तो अंग्रेज क्या करता था, अंग्रेज अपने ही स्टेट, उनके ही स्टेट में, जैसे मराठा है तो मराठे की स्टेट में ही अपनी सेनाएं भेज देते थे कि भाई साहब ये रखिए, मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। ठीक है, मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी देता हूँ, मैं आपका जो है अंग्रेज सैनिक आपकी स्टेट में रखता हूँ, उसके बदले मुझे आपकी कुछ पूंजी चाहिए, कुछ क्षेत्र चाहिए। ठीक है, जिसके बदले मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सैनिक सिक्योरिटी के रूप में दे रहा हूँ। तो इस प्रकार अपने ही लोग लड़ मर रहे थे, और इसका फायदा जो उठाया जाता है वो अंग्रेजों द्वारा उठाया जाता है। ठीक है, अब देखिए सायाक संधि करने का इनका मेन मोटिव क्या था, ठीक है, मेन उद्देश्य क्या था। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं इसको इस तरफ मैं लिख देता हूं, सायाक संधि का उद्देश्य किसके तरफ से, किसके तरफ से, अंग्रेजों की, अंग्रेजों के, अंग्रेजों या लॉर्ड वेलीजली, अंग्रेजों के या लॉर्ड वेलीजली के सहायक संधि के उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य नंबर फर्स्ट ये था कि अब देखिए ब्रिटिश सेना इतनी ज्यादा थी, देखिए बहुत ऊपर लेवल से सोचते हैं ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश सैनिक की तादाद मात्रा बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, और इस तादाद मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उनको वेतन तो देना पड़ेगा भाई, बिना वेतन के कोई रहेगा नहीं। तो ब्रिटिश की सेना इतनी ज्यादा थी, उनको वेतन देना पड़ेगा, और वेतन हम कैसे दें। ठीक है, बंगाल का खैर रेवेन्यू आ रहा था, वेतन हम कैसे देंगे, तो वेतन देने के लिए उन्होंने एक दिमाग लगाया। ठीक है, और उसी के अंतर्गत सहायक संधि के अंतर्गत कि वेतन का भार, ब्रिटिश सैनिक के वेतन का भार दूसरे स्टेट के राजा या देसी रियासतों के राजा या स्टेट के शासक के ऊपर डाला जा सकता है, कैसे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था कि उद्देश्य क्या था। ठीक है, कि ब्रिटिश सेना का भार देसी रियासतों के ऊपर कैसे डाला जाए। ठीक है, ब्रिटिश सेना का भार देसी रियासतों में, रियासतों पर डालना, ये पहला उद्देश्य था इनका, जो है सहायक संधि के। ठीक है, साथ ही साथ जो अन्य यूरोपियन, इस समय देखिए अन्य यूरोपियन कंपनी, अन्य यूरोपियन कंपनी को क्या करना है, को कैसे पराजित करना है, को कैसे विफल बनाना है, पराजित करना है, ये भी इनका उद्देश्य था कि इनका हम पराजित करेंगे, विफल बनाएंगे। साथ ही साथ बिना युद्ध लड़े, बिना बिना युद्ध लड़े, युद्ध लड़े देसी रियासतों को कंट्रोल करना, देसी रियासतों को, रियासतों को क्या है, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ये इनका क्या था भाई साहब, ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, अब चलिए सहायक संधि के मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु पर हम जाते हैं कि सहायक संधि के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं। अभी तो सिर्फ हम ये जानते हैं किनके किनके बीच हुआ है, एक तो अंग्रेज लॉर्ड वेली जली और देसी रियासतों के मध्य हुआ था। क्यों हुआ था, कारण क्या था, यह हम देख चुके हैं कि उद्देश्य क्या था इनका। ठीक है, भारत में स्थिति क्या बन रही थी उस समय, क्या चल रहा था भारत में, हम देख चुके हैं। अब देखेंगे सहायक संधि के प्रमुख बिंदु। ठीक है, कि सहायक संधि के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई। सहायक संधि के
प्रमुख बिंदु। चलिए सबसे फर्स्ट पहले लिख लेता हूं, फिर मैं समझाने वाली बात कर रहा हूं, ठीक है। यदि कोई यदि कोई देसी रियासत या भारतीय रियासत यदि कोई भारतीय रियासत अंग्रेजों से संरक्षण स्वीकार करती है, संरक्षण स्वीकार करती है, तो उसे ब्रिटिश सेना तो उसे एक ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती है, रखनी पड़ेगी, पड़ती है तो पड़ेगी, ठीक है। यदि कोई भारतीय रियासत, समझेगा, यदि कोई भारतीय रियासत ये चाहते हैं कि उन्हें हम संरक्षण प्रदान करें, ये किसके तरफ से है, ये अंग्रेजों की तरफ से। अंग्रेजों का कहना है कि यदि कोई भारतीय रियासत, यदि कोई भारतीय राज्य अंग्रेजों से संरक्षण प्रदान करता है, संरक्षण स्वीकार करता है, तो उसके लिए एक चीज करनी पड़ेगी कि ब्रिटिश सेना, अब ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती है, ठीक है। जिनके जैसे मान के चलिए मराठा अगर चाहती है कि मराठा जो है संरक्षण स्वीकार कर रही है, किसका, ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश ये चाहेगी कि उनकी जो सेना है वो मराठा स्टेट में जाकर उनकी सेना रहेगी, उनका संरक्षण देगी, ठीक है। चलिए, और इसके बदले में, इसकी बात में बाद में बताऊंगा, चलिए ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, ठीक है। भारतीय रियासतों को, पहली बात हो गई, दूसरी बात है भारतीय रियासतों को अपने दरबार में, अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेसिडेंट रखना होता है। अगर संरक्षण स्वीकार करती है तो अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेसिडेंट रखना पड़ता है, जो भारत के, जो उस राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसी बातें कही गई। तीसरी बातें पहले लिख लेता हूं, मैंने कहा पूरा लिख लेता हूं, ठीक है। कोई भारतीय राजा विदेशी मामलों के मुद्दे पर, विदेशी मामलों के मुद्दे पर अन्य भारतीय राजा, अन्य भारतीय राजाओं से बात नहीं करेगा, ठीक है, बात नहीं करेगा। यदि बात करनी है, यदि बात करनी है तो पहले गवर्नर जनरल का क्या लेना पड़ेगा, इजाजत लेना पड़ेगा, अनुमति प्रदान करने, अनुमति लेना पड़ेगा, अनुमति प्राप्त करना पड़ेगा। तो मैंने कहा पहले सभी चीज मैं लिख देता हूं, सभी पॉइंट्स जो सहायक संधि के अंदर प्रमुख बिंदु हैं, क्या क्या बातें हैं। किसी, इसमें एक और है, किसी अन्य यूरोपियन
को रियासत अपनी सेवा में नहीं रख सकता। ये देखो, अपनी सेवा में नहीं रख सकता। ठीक है, चलिए। और इस सब के लिए, ठीक है, इस सब के लिए मैंने क्या कहा, इस सब के लिए ब्रिटिश सेना क्या करेगी? ब्रिटिश सेना वचन देती है, वचन देती है कि वह उस राज्य का, उस राज्य का क्या करेगा? संरक्षण करेगा। कहने का मतलब उस राज्य का सुरक्षा करेगा, सिक्योरिटी प्रदान करेगा, सुरक्षा करेगा, एवं बदले में, बदले में क्या देना पड़ेगा भाई साहब? बदले में देना पड़ेगा क्या? बदले में उसे अनुदान राशि देना पड़ेगा, अनुदान राशि देना पड़ेगा। चलिए, तो पहले हम इस सभी पॉइंट्स पर आते हैं, क्या क्या बातें हैं। ठीक है, तो लॉर्ड वेलिजली ने सहायक संधि के प्रमुख बिंदु के बारे में बात किया और कहा यदि कोई भारतीय ऐसा चाहता है कि वो हमारी संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है, हमारा संरक्षण स्वीकार करता है, तो ब्रिटिश सेना जो है उस राज्य में रखी जाएगी। पहली बातें, ठीक है। दूसरी बातें, भारतीय रियासतों को अपने दरबार में एक रेसिडेंस रखना पड़ता है जो आंतरिक मामलों को, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब, रेसिडेंट की कहा जाता है कि जब रेसिडेंट की नियुक्ति की जाती, रेसिडेंट वहां पर लगाया जाता था, तो रेसिडेंस क्या करते हैं? आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो आंतरिक मामलों में कूद पड़ते थे, आंतरिक मामलों में दखल देते हैं। ठीक है, कोई भारतीय राजा विदेशी मामलों के मुद्दों पर, विदेशी मामलों के मुद्दों पर अन्य भारतीय राजा से बात नहीं करेगी। अगर बात करनी पड़ेगी तो पहले गवर्नर जनरल का अनुमति प्राप्त करना होगा, प्रदान करना होगा। कहने का मतलब ये पूरे बिंदु क्या बोल रहे हैं? ये पूरे बिंदु एक तरह से उस राजा, उस राज्य, उस देशी रियासत पर लगाम लगा रही है। ठीक है, एक संरक्षण स्वीकार करने के बदले इतनी सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अरे भाई, कोई रेसिडेंट लगेंगे, और एक तो सेना है ही, सेना तो है ही, और अलग से रेसिडेंट लगाया गया है। इसका मतलब कि आंतरिक मामलों को उनका जो है दखल देना यहाँ पर लाजमी हो जाता है। साथ ही किसी अन्य यूरोपियन को जो रियासत है, ठीक है, अन्य यूरोपियन जो भी है, जैसे पुर्तगाली है, डच है, फ्रेंच है, खासकर फ्रेंच के साथ उनका बहुत जो है 36 का आंकड़ा चला है, हम देखें कर्नाटक युद्ध में। ठीक है, तो ऐसे यूरोपियन यात्री, ऐसे यूरोपियन कंपनी के कोई भी ऐसे व्यक्ति रियासत पर अपनी सेवा नहीं दे सकते। ऐसा राजा अगर ऐसा करता है कि कोई अन्य ब्रिटिश के सिवाय कोई अन्य यूरोपियन व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको अगर सेवा में रखा जाता है तो ब्रिटिश सरकार की इस सहायक संधि का उल्लंघन माना जाएगा। अब देखिए, इन सभी पॉइंटों में क्या है कि एक तरह से लगाम कसी जा रही है, किस पर? देशी रियासत राज्यों पर लगाम कसी जा रही है, और साथ ही साथ उनके आंतरिक मामलों में दखल हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका मैं जिक्र किया था इसके पहले, उद्देश्यों की चर्चा की थी, कि ब्रिटिश शासन क्या चाहता है कि उनके देशी रियासतों पर लगाम लगाकर उसके ऊपर, ठीक है, देशी रियासतों के ऊपर भार बढ़ाए, ब्रिटिश सेना का भार बढ़ा, क्योंकि ब्रिटिश सेना को वेतन देना पड़ता था। लेकिन इसके बदले में मैंने क्या कहा, इन सभी के बदले, सुरक्षा के बदले उसको अनुदान राशि देना पड़ता है। अनुदान राशि कहने का मतलब एक ऐसी जमीन, एक ऐसी भूमि, एक ऐसी जगह उनको देनी पड़ेगी, किसको? ब्रिटिश सरकार को, जहां से इनकम आते हैं, जहां से टैक्स आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ब्रिटिश जो सैनिक है वो देसी रियासत में प्रेजेंट होंगे, और दूसरी बात,
उनके बदले उनको अनुदान राशि के रूप में एक क्षेत्र दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो चाहती है वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या चाहती है कि जो सेना है उस सेना का पैसा हम कैसे निकाले दूसरे से। तो जो देशी रियासतों से मिलने जाने वाली अनुदान राशि है, जो उपजाऊ क्षेत्र है, जो क्षेत्र प्रदान की जाएगी, वहां से ब्रिटिश सेना का पैसा जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिश सेना है कहां पर, कोई भी देश है, जैसे मराठा में रखे तो मराठा देशी जो है राज्य में है, और मराठा के राजाओं ही द्वारा उनको वेतन दिए जा रहे, इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा, इनडायरेक्टली मराठा के राजाओं द्वारा ही ब्रिटिश सेना का जो वेतन का भार उनके जो है मत्थे चढ़ गया। ब्रिटिश सेना के जो भार है जो उसी राज्य के मत्थे चढ़ेगा, और ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल है या ब्रिटिश सरकार है उनके ऊपर भार नहीं आएगा। पहली बात है। दूसरी बात है सहायक संधि की है कि यहाँ पर इतनी सारी बातें हो गई, बाद में आपको देखने को मिलेगा कि धीरे 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 ब्रिटिश सेना क्या करती है, ब्रिटिश सेना जिस स्थान पर रहती है धीरे 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 वहां के राजा वहां के देशी रियासतों पर, ठीक है, पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं और वो स्टेट को अपना बना लेते हैं। ठीक है, और वो स्टेट अब पूरा का पूरा लगातार किसका होते जाता है, धीरे 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 ब्रिटिश का होते जाता है। और आप देखेंगे आने वाले समय में जितने आप अलग अलग स्टेट देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जितना है, पहले तो बंगाल मत्थे चढ़ा था, ठीक है, बंगाल सिर्फ पहले बंगाल ही जो है अंग्रेजों के पास था, और धीरे धीरे देखने को मिलता है कि अवध होगा, ठीक है, मराठा हो गया, मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया, और छोटे मोटे जो राजस्थान के जो मेवाड़ जितने भी है सभी के सभी पूरा भारत अंग्रेजों का हो जाता है, पूरा भारत अंग्रेजों का हो जाता है। ठीक है, और भारत सरकार की स्थापना हो जाती है। लेकिन भारत सरकार जो स्थापना हो गई वो भी EIC के अंडर में है। ठीक है, EIC के ही अंतर्गत है, EIC के अंतर्गत देखने को मिलती है। ठीक है, तो सहायक संधि की ये सबसे ये बातें हैं कि इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से देशी रियासत पर धीरे धीरे कब्जा कर लेगी। ठीक है, और इनकी सेना, ब्रिटिश सेना के जो है वेतन का भार इन पर नहीं आएगा, देशी रियासत पर थोप दिया जाएगा, और यही हो रहा है। ठीक है, और आप जानते हैं इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने देखे हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखे हैं बेसिन की संधि। ठीक है, आप जानते हैं बेसिन की संधि हुई थी, और बेसिन की संधि हुआ था किनके बीच भाई साहब, 1802 में बेसिन की संधि हुआ था, और हुआ था एक आपके अंग्रेज तो रहेंगे, अंग्रेज वर्सेस पेशवा, अंग्रेज और पेशवा। ठीक है, और पेशवा में सबसे नालायक जो था बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूं, हमने पढ़े हैं, अंग्रेज मीन्स EIC वर्सेस पेशवा, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय के समय ये हुआ था जो है बेसिन की संधि, और इस संधि के अंतर्गत आपको देखने को मिला था कि अंग्रेजों के पास से संरक्षण मांगे जाते हैं क्योंकि अपने ही परिवार से इनको खतरा होता है। ठीक है, पेशवाओं में मैंने कहा अपने ही परिवार से इनको क्या है, खतरा था। ठीक है, तो क्या करता है अंग्रेज, क्या करते हैं जब इनसे संरक्षण मांगने जाते हैं तो अंग्रेज क्या करता है कि भाई साहब लोग, अंग्रेज यहाँ पर 60,000 की सेना तैनात कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 60,000 की सेना तैनात कर देते हैं। कौन सी सेना? ब्रिटिश सेना। 60,000 की कौन सी? ब्रिटिश सेना तैयार कर देते हैं कि भाई साहब लो, आपने जो संरक्षण मांगे, ब्रिटिश जो संधि हुई है, संधि के अंदर ये बाजीराव द्वितीय को लगता है कि अपने परिवार में मुझे खतरा है, कभी तो मुझे मार डालेगा, और इसी के चलते उन्होंने अंग्रेजों से मेल मिलाप किया, अंग्रेजों से संरक्षण मांगी, और इनके बदले, ठीक है, उनको मिला, क्या मिला? संरक्षण मिला। चलो भाई, आप कह रहे हैं संरक्षण दे रहे हैं, आपको 60,000 सैनिक हम आपको प्रदान करते हैं, लेकिन उसके बदले तो आप जैसे आप ले रहे हैं तो देना तो पड़ेगा।
ठीक है, कोई तो कुछ चुकाना पड़ेगा, तो उसके बदले आप क्या चुकाएंगे? उसके बदले पेशवा बाजीराव द्वितीय को कहा गया कि 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए आपको वार्षिक रुपये वार्षिक देना पड़ेगा, वार्षिक रुपये देना पड़ेगा, 26 लाख रुपए वार्षिक। किसको देना पड़ेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए हर वर्ष प्रदान की जाएगी। किसके बदले? ये जो 60,000 सेना आपके भाई साहब बैठाए ना आपके स्थान पर, उसके लिए। तो 60,000 सेना का खाना पीना वेतन, ठीक है, वेशभूषा, ये कहाँ से लाएंगे? ठीक है, ये कहाँ से देंगे? ठीक है, तो इसी के बदले 60 लाख रुपए वार्षिक देखने को मिलता है। तो धीरे 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 जितने भी राजा है, वहां के राज्य, जितने भी देशी रियासतों है, वहां के जो है राज्य में आर्थिक संकट आने लगे, क्योंकि लगातार एक तो सेना अंदर घुस रहा है और ऊपर से यहाँ के जो खजाने वापस जो है बाहर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ऐसे में धीरे धीरे जितने भी स्टेट है, जितने भी छोटे मोटे स्टेट है, वहां पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो जाता है और वहां पर पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में तब्दील हो जाता है। बाद में हम देखेंगे ब्रिटिश पूरा जो है भारत ब्रिटिश साम्राज्य में तब्दील हो गया। तो एक सबसे मोस्ट और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल था, ठीक है, सहायक संधि का, जहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो पेशवा जो बाजीराव द्वितीय ने अपने ही परिवार से, परिवार के खिलाफ सुरक्षा प्रदान जो हम मांगे थे, और उनके बदले उनको 26 लाख रुपए वार्षिक देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था सहायक संधि। ठीक है, तो बेसिकली बस इतना समझ लीजिए, सहायक संधि में, ठीक है, सैनिक रखनी पड़ेगी और सैनिक के बदले कुछ पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, उस सैनिक के बदले, ठीक है, और दूसरे यूरोपियन जो व्यक्ति हैं उनको आपकी सेवा में जिस स्थान पर हम रखें वहां नहीं बैठाना पड़ेगा। ठीक है, एक रेसिडेंट की नियुक्ति करनी पड़ेगी आपके यहाँ पर, वगैरह वगैरह बातें। चलिए, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ आ गया होगा ये बातें। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य के नाम। ठीक है, कि किन किन किन्नों ने जो है सहायक संधि स्वीकार की थी। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे। सहायक संधि संधि स्वीकार करने वाले, स्वीकार करने वाले राज्य। तो सहायक संधि किसने स्वीकार की थी भाई, किन किन्हों स्वीकार की थी, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में सबसे जो नाम आता है वो कौन है? वो एक तो हैदराबाद है। हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम के बारे में कहा जाते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने ही सहायक संधि स्वीकार की थी 98 में, और दूसरी बात जो है बाद में 1800 में भी हैदराबाद द्वारा किया गया था। ठीक है, मैसूर दूसरा नाम आता है, मैसूर। मैसूर जो 1799 में इन्होंने किया था। मैसूर के बाद तंजौर, तंजौर है, ये भी 1799 में देखने को मिला था। अवध, अवध भी किया था आपकी 1801 में सहायक संधि। पेशवा, पेशवा 1802 में, और यही 1802 की मैं बात कर रहा हूँ, वही है क्या, बेसिन की संधि। ठीक है, जिस बेसिन की संधि 1802 में बात कर रहा हूँ पेशवा के साथ, ठीक है, वही है। चलिए, बरार के घोंसले, और उन्होंने 1803 में ये किया था। इधर मैं चलता हूँ, अगर 7वें नंबर पर बात करें तो सिंधिया, सिंधियाओं ने किया था 1804 में। फिर जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर से हुआ था। ठीक, इनका डेट जो है अभी कंफर्म नहीं है, बहुत सारे, जयपुर, ठीक है, अन्य में देखेंगे मछीरी, बूंदी, आपका भरत,
ये सभी जितने भी स्थान हैं, ठीक है, उन्होंने सहायक संधि जो है प्रदान किया, स्वीकार किया था, ये याद रखिए। लेकिन नोट में एक चीज याद रखिए कि इंदौर के होलकर कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं की, ये चीजें याद रखिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी पूछ दिया जाता है। इंदौर के होलकर कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी। ठीक है बातें, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एक और पॉइंट है कि सहायक संधि को ब्रिटिश को क्या फायदा मिलता है, ये आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है आपका सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि से अब इससे आप समझ गए होंगे क्या क्या होंगे सहायक संधि से कंपनी को लाभ। कंपनी को लाभ क्या क्या होगा वो आप देख सकते हैं। तो अब बहुत सारी चीजें अब इसके पढ़ाने के बाद आप जान चुके होंगे कि कंपनी को क्या क्या लाभ होगा। ठीक है, एक तरह यूरोपियन कंपनियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। प्रभुत्व समाप्त क्यों? क्योंकि जितने भी सहायक संधि है उनसे ये कहा गया था कि जितने भी जो सहायक संधि जहां पर करेंगे, जो स्टेट सहायक संधि करेगा, उनमें ये नियम बनाया गया था कि कोई भी यूरोपियन है, कोई भी यूरोपियन है, वो यहाँ पर आकर कोई भी सेवा नहीं दे सकते। तो यूरोपियन यहाँ पर आ ही नहीं सकते, इनका प्रभुत्व एक तरह से समाप्त कर दिया गया था, हो गया था। कंपनी का प्रभुत्व भारत पर स्थापित हो गया था, स्थापित। तीसरी बातें, भारतीय राजाओं के खर्चों पर ही, अब देखिए भारतीय राजाओं के खर्चों पर ही एक विशाल सेना का गठन हुआ। एक विशाल सेना की प्राप्ति हुई, कि सेना का गठन हुआ, एक सेना की प्राप्ति हुई, ये भी आप जानते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध अब क्या करेंगे? अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई संघ नहीं बना सकता, कोई संघ नहीं बना सकता भाई, नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। पांचवी बातें, भारतीय भारतीय राजाओं के जो आपसी मतभेद होंगे, ठीक है, आपसी मतभेद या आपसी विवाद के बीच मध्यस्थता कौन करने लगा? मध्यस्थता, मध्यस्थ अंग्रेज करने लगे, अंग्रेज करने लगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर कंपनी को फायदा होगा। यूरोपियन जो है कंपनी है, यूरोपियन अन्य यूरोपियन कंपनी, उनका प्रभुत्व समाप्त हो चुका है धीरे धीरे। कंपनी का प्रभुत्व जो है, या ऐसी की कंपनी का प्रभुत्व जो है स्थापित हो गया। भारतीय राजाओं के खर्चों पर ही एक विशाल सेना का गठन जो है प्राप्ति हुई, आप जानते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी राज्य, ठीक है, राज्य मिलकर कोई संघ नहीं बना सकता था। और भारतीय राजाओं के बीच अगर आपसी मतभेद होता है, आपसी विवाद होता है, तो उनके बीच जो मध्यस्थता का कार्य करता है वो कौन करता है? वो अंग्रेज करते हैं। तो ये थे सहायक संधि और उनके प्रमुख बिंदु, प्रमुख बातें।
तो मुझे लगता है सहायक संधि क्या है, सहायक संधि के प्रमुख बिंदु, और सहायक संधि से कौन कौन राज्य सहायक संधि स्वीकार किए, और सहायक संधि से कंपनी को क्या लाभ हुआ, ये आप जान चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि बेले-जली की जो है बातें, लॉर्ड बेले-जली की बातें हो जाती है आपका समाप्त। ठीक है, चलिए, तो इनके संबंध में ये बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो लॉर्ड वेलेजली हो चुका है हमारा, हमारे जो बंगाल के गवर्नर जनरल में लॉर्ड वेलेजली की बातें कर चुके हैं। आगे बातें करेंगे, देखिए लॉर्ड कार्नवालिस की बातें भी हम उस समय कर चुके हैं जब लॉर्ड कार्नवालिस को प्रथम बार हम बातें कर रहे थे, उस समय भी जो है लॉर्ड कार्नवालिस की बातें बहुत सारे के कर चुके हैं, जहां पर सिविल सेवा के जन्मदाता कहा था हमने, पुलिस सेवा के जन्मदाता कहा था, स्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे। देखिए जॉन बार्लो के बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं है, इस समय वेल्लोर युद्ध हुआ था, बस इतना है। एक और किस समय की घटना है, एक और एकलौता घटना, वेल्लोर युद्ध हुआ था, वेल्लोर विद्रोह हुआ था, ये आप याद रखें, बस इतनी सी बातें हैं, ज्यादा नहीं है। हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है होंगे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक रहेगा, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, 1860 से 1813। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, जिनका समय काल 1807 से लेकर 1813 तक देखने को मिला है। चलिए बातें करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त आपको देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, थोड़ा जो है 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, और 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम आते हैं और आगे की बातें करते हैं लॉर्ड मिल्टन। ठीक है, चलिए।
सॉरी। चलिए फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हम बातें करते हैं लॉर्ड विंडोवर्स के बारे में। ठीक है, देखिए इसके समय जो है पहली बातें, इसके समय क्या क्या बातें, लॉर्ड मिंटो के समय एक बातें क्या हुई थी। रणजीत सिंह के साथ संधि एक हुआ था, रणजीत सिंह के साथ संधि हुआ था। और रणजीत सिंह कौन है और क्या संधि हुआ था वो हम देखें 1809 में। चलिए 1809 में हुआ था ये। और इस समय अगर हम बात करें तो ये अपना ये भारत, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर जो है गुजरात, इस तरफ राजस्थान, इधर देखेंगे तो पंजाब का क्षेत्र, ठीक है, ये है क्या है, पंजाब है। इस तरफ आएगा खैर, लेकिन अब समझिए पंजाब है, ये है पंजाब। पंजाब में में शासन चल रहा था रणजीत सिंह का। अगर हम बात करें इधर, इधर क्या है भाई साहब, यूरोप, ये है क्या है, यूरोप। यूरोप में आपको देखने मिलेगा एक तो ब्रिटिश यहीं से गए हैं, ठीक है। यूरोप में क्या है आपका, एक तो ब्रिटिश है तो बहुत सारे देश, लेकिन जिसकी जरूरत है उसकी बातें करेंगे। एक ब्रिटिश है, यहाँ पर क्या है, फ्रांस है, ब्रिटिश में ही फ्रांस। और फ्रांस का जो नेपोलियन है, देखिए फ्रांस के नेपोलियन से ब्रिटिश त्रस्त थे, ब्रिटिश परेशान थे। एक चीज आपको याद रखनी, फ्रांस के नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि देखिए उस समय ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। ब्रिटिश में सबसे पहले विश्व में ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति आई थी। और ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति आने के साथ ही साथ ब्रिटिश में बहुत सारे फैक्ट्री लग गए थे। हमने एक क्लास में लिया था, एक क्लास में लिया था 4-5, इसकी 4-5 क्लास पहले, कि मैंने कहा था कि ब्रिटिश में जो पूंजीवादी का जो है दौर था, ब्रिटिश में जो भारतीयों की शोषण का दौर था, उस समय ब्रिटिश में जो 3 चरण हमने देखे थे, ठीक है। और 3 चरण में मैंने कहा था कि एक औद्योगिक चरण आया था, सेकंड चरण, ठीक है, औद्योगिक चरण आया था। और उस चरण में क्या हो देखने को मिला था कि बहुत सारे जो है फैक्ट्री लग गई थी, कच्चा माल भारत से आ रहा था, और भारत से कच्चा माल आके वहां पर पका पुकाया माल मिल रहा था। कहने का ब्रिटिश कंपनी में, ब्रिटिश फैक्ट्री में माल तैयार हो रही थी, ठीक है, प्रोडक्ट तैयार हो रहा था। और उसी प्रोडक्ट का सेल करने के लिए, उसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कहाँ भेजा जा रहा था, भारत में भेजा रहा था।
और भारत में भेजा जा रहा था, और भारत में भेजकर वहां पर क्या करेंगे, वहां भारत में भेजकर सेल करेंगे, वहां एक बाजार की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से औद्योगिक क्रांति आ चुका था। तो ब्रिटिश में सेल तो खैर वहां भी नहीं, जो सिर्फ सिर्फ भारत में नहीं करेंगे, अपने यूरोप में भी करेंगे। तो यूरोप के जो एरिया है जहां पर ब्रिटिश कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी व्यापार करती है। देखिए, ब्रिटिश कंपनी ऐसा नहीं कि भारत में ही, हम भारत के नजरिए से देख रहे हैं तो भारत में ही व्यापार करेगी, ऐसा तो नहीं है। ब्रिटिश कंपनी व्यापार करती थी यूरोप के अन्य अन्य स्थानों पर, और यूरोप के अन्य स्थान पर जहां पर नेपोलियन का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, नेपोलियन के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, वहां के क्षेत्रों को, ठीक है, ये पूरी तरह से ब्लॉक कर देते थे कि ब्रिटिश कंपनी अब यहां से व्यापार नहीं कर पाए, जिसके कारण से, और ब्रिटिश कंपनी, जिसके कारण से फ्रांस के जो नेपोलियन है, ठीक है, वो अन्य जगहों पर, उनका जो ब्रिटिश के अन्य जगहों पर भी डोरे डालना चाहते थे, जिसके कारण से कहा जाता है कि ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी, देखिए, आएंगे तो यहीं से आएंगे, अगर फ्रांस आता है, अगर फ्रांस आता है तो यहीं से आएंगे, ठीक है, कहां से आएंगे भाई, यहां से आएंगे, ठीक है। तो फ्रांस आता है तो उसके लिए एक सुरक्षा बनाई जाएगी, ठीक है, क्या की जाएगी, सुरक्षा बनाई जाएगी, और उसके लिए लॉर्ड मिंटो फर्स्ट ने पंजाब के रणजीत सिंह के साथ संधि कर ली, और कहा गया कि भाई साहब, ठीक है, ये आपका क्षेत्र है, ठीक है, आप सुरक्षा बंदी करिए, घेराबंदी करिए, बाद में अगर फ्रांस से इधर अगर कोई हमला करता है तो हम जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन अपने आप से, कहने का मतलब अपनी सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए ये रणजीत सिंह के साथ संधि की थी, इसमें, ठीक है, 1809 में। और नेपोलियन के इसी के चलते 1813 में ही 1813 में ही एक चार्टर्ड एक लाया था, ठीक है, 1813 में ही एक चार्टर्ड एक लाया था, जिसकी हम चर्चा करेंगे। और इस चार्टर्ड एक के तहत ईआईसी के जो भारत में व्यापारिक एकाधिकार था, उस व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। क्यों किया था, कारण क्या था, कि देखिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 1599 में मर्चेंट एडवेंचर नामक एक कंपनी ने ईआईसी की स्थापना की थी, ठीक है, और इसी ईआईसी को 31 दिसंबर 31 दिसंबर सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा ये कहा गया था, रॉयल आदेश के जरिए ये कहा गया था कि आपको भारत पर एकाधिकार होगा, किसके लिए, व्यापारिक एकाधिकार होगा, ठीक है, व्यापार करने के लिए व्यापारिक एकाधिकार होगा, मतलब ईआईसी के अलावा कोई भी ब्रिटिश कंपनी भारत पर व्यापार नहीं कर सकता, ये पहले दिया गया था। और पहले स्टार्टिंग में 15 वर्षों तक ही एकाधिकार प्राप्त था, बाद में आप देखेंगे बढ़ाते, जैसे हम चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे, अधिनियम पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम बीच बीच में बढ़ते जाता है, ठीक है। अब 1813 के बाद 33 का चार्टर्ड एक्ट, 53 का चार्टर्ड एक्ट, 93, ऐसे ऐसे हम जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो व्यापारिक एकाधिकार था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल आदेश के जरिए ईआईसी को व्यापारिक एकाधिकार सौंप दिया था, मतलब उसके सिवा कोई अन्य ब्रिटिश कंपनी भारत पर व्यापार नहीं कर सकती थी। और 1813 के इसी चार्टर्ड एक में इसी व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। कब, 1813 के चार्टर्ड एक में इसी जो है एकाधिकार को समाप्त कर दिया, और दरवाजा किसके लिए खुल गया, भारत में अन्य अन्य जो कंपनी है, अन्य कंपनियों के लिए जो है दरवाजा खुल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूरोप में जो ब्रिटेन की जो चीजें हैं, जो है, और अन्य जो कंपनी है ब्रिटेन से, वहां पर ठीक से व्यापार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फ्रांस के नेपोलियन का दबदबा वहां पर जारी था। तो एक तरह से व्यापार कहाँ करना है, सुरक्षा कहाँ दिख रहा है हमें, तो भारत में दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं, 1813 के चार्टर एक लाते हैं, व्यापार को यहाँ पर एकाधिकार को खत्म कर देते हैं, सबके लिए दरवाजा खुल जाएगा। तो सभी कंपनी अब धीरे 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 कहाँ आने लगी, भारत में आने लगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो संविधान के पर्सपेक्ट में बात करें, चाहे आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्ट में बात करें, क्योंकि ये संविधान का ही पार्ट है, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट, तो उसमें भी पूछ सकते हैं, इसमें भी। तो निम्नलिखित इसमें से किस चार्टर्ड एक्ट के तहत
EIC के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था या खत्म किया गया था। तो वो कौन है? वो कौन है? 1813। एक और आएगा 1833, उसमें पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। पूरी तरह से मतलब समझ रहे हैं ना? अभी बताऊंगा तब आप समझेंगे, अभी नहीं। पूरी तरह से मतलब और अभी का मतलब दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए मैं पहले उसी को चलता हूं, ठीक है। 1813 का चार्टर्ड क्या कहलाता है, इसी के समय लाया है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मिंटो फर्स्ट के समय। तो मिंटो फर्स्ट के समय पहली बातें हो गई कि रणजीत सिंह के साथ संधि, दूसरी बात है 1813 में चार्टर डेट आया था। दो बातें याद रखिए, और दो बातों में इस चार्टर डेट में क्या क्या बातें हैं, ये पहली बात है। तो पहली बात यह है कि कंपनी कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, एकाधिकार समाप्त किया, ठीक है। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया, परंतु परंतु ये भी याद रखिए, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण, परंतु चाय एवं चीन के साथ, चीन के साथ एकाधिकार बना रहा, एका, ठीक है। चाय या एवं चीन के साथ व्यापार, चाय एवं चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। अब इससे क्या समझते हैं? इससे क्या समझते हैं? मैंने कई बार कहा अधिकार और एकाधिकार में बहुत एकाधिकार मतलब उसी का ही अधिकार होगा, ठीक है। तो कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार, EIC के व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया था? समाप्त किया है। तो अन्य कंपनी भी भारत पर आके क्या कर सकती है? व्यापार कर सकती है अपनी, ठीक है। लेकिन लेकिन चाय के साथ, भारत के चाय बगानों के साथ और चीन के जो है चीन के साथ जो व्यापार होगा वो EIC का एकाधिकार होगा। कहने का मतलब चाय के साथ और चीन के साथ जब व्यापार करेंगे तो अन्य कंपनी नहीं कर सकती, अन्य कंपनी नहीं कर सकती, सिर्फ EIC का एकाधिकार होगा। लेकिन भारत में अन्य चीजों के जो व्यापार होंगे, ठीक है, वो उसमें सभी का हक होगा। तो समझ रहे, दोनों का मीनिंग समझ रहे हैं ना? दोनों का मतलब समझ रहे हैं ना कि व्यापारिक एक अधिकार को हालांकि समाप्त किया था, लेकिन चाय के साथ और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार बना रहा EIC की बात। और यहीं पर हम बाद में हम जाएंगे 1833 का चार्टर डेट, 13 के बाद जो है 33, क्योंकि 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है। देखिए इस चार्टर्ड एक्ट के तहत ये भी आप रखिए, इसके तहत कंपनी के कंपनी की शासन को 20 वर्ष बढ़ाया गया, ठीक है। इसके तहत, इस चार्टर्ड एक्ट के तहत कंपनी के शासन को क्या किया? 20 वर्ष बढ़ाया गया, 20 वर्ष बढ़ाया गया, ठीक है। इसके पहले भी हम देखे थे तो भी 20 वर्ष बढ़ाए गए, इसके बाद जो हम देखे फिर 20 वर्ष बढ़ाए गए, ठीक है। 13 10 23 10 33 मतलब 20 वर्ष 18। अब 20 वर्ष के बाद एक और चार्टर्ड एक आएगा, ठीक है। 20 वर्ष मतलब 1833 में, और उस चार्टर्ड एक में, उस चार्टर्ड एक में क्या किया जाएगा? कंपनी के पूरे एकाधिकार को ही समाप्त कर दी जाएगी। कहने का मतलब चाय और चीन के साथ एकाधिकार था, उनको भी समाप्त कर दी जाए। इस तरह से मैंने जो बातें कही इसके पहले कि पूर्ण रूप से खत्म कब होगा? 1833 में, ठीक है। इनका एकाधिकार 1833 में पूर्ण रूप से खत्म होगा, जहां पर चीन और चाय के साथ जो व्यापार था वो भी खत्म हो जाता है। और बाद में आपको देखने को मिलता है कि कंपनी सिर्फ सिर्फ व्यापारिक कंपनी बन गई, व्यापारिक कंपनी से उठकर अभी कंपनी प्रशासनिक कंपनी बन जाती है, ठीक है। ये कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के प्रशासनिक निकाय बन जाता है, प्रशासनिक जो है कंपनी बन जाती है, ठीक है। कि वे सिर्फ व्यापारिक कंपनी नहीं रहे, अब प्रशासनिक एक निकाय बन गया जब भारत पर वो शासन कर रहा है, ठीक है। ये बातें हम 1833 में हम करेंगे। तो मैंने कहा 1813 का चार्टर्ड एक
कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया, परंतु चाइना चीन के साथ व्यापार का अधिकार था। इसके तहत कंपनी के शासन को 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया। इसका मतलब 1833 में एक और चार्टर्ड एक्ट आने वाला है। चलिए, साथ ही साथ इसमें एक चीज और देखने को मिली। अब देखिए, जो रेवेन्यू आता था, ठीक है, हमने देखिए ईआईसी के पास रेवेन्यू कैसे आता था। ईआईसी के पास रेवेन्यू कैसे आता था भाई साहब? एक तो आता था व्यापार से रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होता था? एक होता था व्यापारिक रेवेन्यू, व्यापारिक पैसा आता था, व्यापार से जो पैसा कमाए वो आता था। और दूसरा प्रशासनिक जो शासन व्यवस्था, शासन से पैसा, शासन से पैसा। अरे भाई साहब, बंगाल पर इनका अधिकार था, बंगाल पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर ली थी, शासन कर रहे थे। तो धीरे धीरे भारत पर भी शासन हो गया। तो शासन पर भी जो है क्या था, शासन से अलग पैसा आता था। और व्यापार जब कर रहे हैं, अन्य कंपनी जब आ चुकी, तो व्यापार से भी पैसा आता था, दोनों से पैसा आता था। ठीक है, तो कहा गया कि व्यापार से जो पैसा आ रहा है और जो शासन से जो पैसा आ रहा है, इस दोनों पैसों का अलग अलग जो है बैलेंस शीट तैयार करें। ठीक है, इस समय क्या कहा कि अलग अलग क्या करें, बैलेंस शीट तैयार करें। ठीक है, अलग अलग बैलेंस शीट बनाए कि भाई साहब शासन से कितना पैसा आ रहा है और व्यापार से कितना पैसा आ रहा है। दोनों को जो रेवेन्यू है, दोनों का टैक्स है, टैक्स अलग अलग की जाए दोनों को, रेवेन्यू को। ठीक है, अलग अलग बैलेंस शीट बनाया जाए कि भाई आप एक में जो है स्टेट कंपनी की रेवेन्यू इतना आता है, एक में समेटेंगे नहीं। शासन से कितना पैसा आ रहा है, व्यापार से कितना पैसा कमा रहा है, या ऐसी दोनों का अलग अलग बैलेंस शीट तैयार करके हमें जो है देखना है। तो ये किया गया था। ठीक है, चलिए, ये तीसरे नंबर की बातें हैं 1813 के चार्टर्ड एक्ट में। चौथे नंबर की बातें करें तो भारतीय, अब देखिए भारतीय जो है कि सुनवाई हेतु सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, भारतीय की सुनवाई के लिए हेतु सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी। पहले हमने सुप्रीम कोर्ट, मैं यहाँ भारतीय की सुनवाई के साथ सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजों की, ठीक है, अंग्रेजों की अपराध की सुनवाई भी करेगा। अंग्रेजों की अपराध की सुनवाई भी करेगा। हमने बात की था, ठीक है, एलिजा एम्पिन के जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। एलिजा एम्पिन के सबसे प्रथम जज थे, 4 जज स्थापना की थी सुप्रीम कोर्ट में जो किया गया था। ठीक है, और वो भारतीयों की जो सुनवाई करता था, उनके अपराधों की सुनवाई करता था। अब क्या कहा गया कि भारतीयों के अपराध की सुनवाई कर रहे हैं, साथ ही साथ अंग्रेजों के अपराधों की भी क्या की जाए, सुनवाई कर दी जाएगी इसमें। साथ ही साथ शिक्षा के लिए क्या किया गया, 1 लाख रुपये प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष की धनराशि दी जाएगी। ठीक है, किसको, भारत को। अब भारत में पाश्चात्य शिक्षा का आप देखने को मिलेगा। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का भारत में आगमन होगा। ठीक है, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करना है। पाश्चात्य शिक्षा को देखिए, इनका मकसद ये नहीं था भाई साहब कि इनका मकसद ये नहीं था कि अंग्रेज भारतीय को शिक्षित करना चाहता है। इसका मतलब ये था कि अंग्रेजों की, देखिए, अगर आप व्यापार करते हैं, इनको बाद में बहुत सारी चीजें ख्याल आता है। अगर आप कहीं व्यापार करते हैं, मान के चलिए, ठीक है, आपने देखे होंगे जो नेपाल की तरफ है, तिब्बत के लोग हैं, छत्तीसगढ़ में आते हैं, स्वेटर वगैरह बुनकर वहां यहाँ पर क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। व्यापार करना है तो आपको जो नॉलेज है, आपको जो लैंग्वेज है,
ठीक है, वो आनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है, लैंग्वेज है, वो आनी चाहिए। साथ ही साथ आपके दिमाग में उनकी तरह सोच बैठनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए शिक्षा के लिए क्या 1 लाख रुपया जो है खर्च किया गया, ताकि भारतीयों को भी जो पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेज प्राप्त हुआ है, वही पाश्चात्य शिक्षा इनको भी प्राप्त करे। तो पहली बात है, ऐसे शिक्षा देकर एक तो इनकी जो संस्कृति है, उस संस्कृति पर एक तरह से हमला भी बोल सकते हैं, पहली बात है। दूसरी बात है, ऐसे में व्यापार करना आसान होगा, अपनी बातें हमारी बातें जो है वो समझे, एक दूसरे में जो है बोल सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है अच्छे तरीके से हो, इसलिए शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए धनराशि प्राप्त की। साथ ही साथ एक और छूट दी गई थी, ईसाई मशीनरों का, ठीक है, प्रचार प्रसार करने की अनुमति। ठीक है, ईसाई मशीनरियों का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, ईसाई मशीनरी को, ठीक है, प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्राप्त कर दी गई। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो चार्टर्ड एक देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पर जो 1813 का जो चार्टर्ड एक देखने को मिला है, वो क्या बात करती है, ये सारी बातें आप जानें। तो इसका मतलब क्या है, लॉर्ड विंटू के समय दो घटनाएं घटती हैं। मैंने कहा रणजीत सिंह के साथ संधि हुआ था, और दूसरा दूसरा क्या देखने को मिला, दूसरा जो है 1813 का चार्टर्ड एक समय। तो ये पॉइंट से फैक्ट आपको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब इसके बाद क्या आने वाला है। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है आपका लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के बाद लॉर्ड हेम्बर्ट, और लॉर्ड हेम्बर्ट के बाद लॉर्ड विलियम बैटिंग। तो ये 3 बाकी रह गए हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि नेक्स्ट क्लास में ये तीनों को हम कंप्लीट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये तीनों को कंप्लीट करें, क्योंकि एक क्लास पूरा हो वहां पर, और चूंकि चौथा क्लास हो जाएगा, चार बंगाल के गवर्नर जनरल का 4 क्लास हो जाएगा, और 4 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद हम भारत के गवर्नर जनरल की बातें करेंगे, जो है अगले क्लास के बाद। मतलब एक क्लास और लगेगा बंगाल के गवर्नर जनरल का, उसके बाद हम भारत के गवर्नर जनरल की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारी क्लास आज यहीं पर रुकेगी, यहीं पर रहेगी। ठीक है, और लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेम्बर्ट और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये तीनों की बातें हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आप इनके बारे में मैंने कहा था, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहते हैं, और यही यही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है बन के आते हैं। उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर, लगातार हमारे क्लास जो है जारी है। इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो कुछ और चीजें बाकी हैं। फिर उसके बाद जो है आपका क्लोज होने का समय है। 8-10 क्लास, 10 से 12 क्लास बहुत हुआ तो 10 क्लास। ठीक है, तो 10 से 12 क्लास बाकी है, उसके बाद जो है खत्म हो जाएगा। आप जो है पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का और आधुनिक भारतीय इतिहास का भी पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 4 में आगे की बातें करेंगे। तब तक आप जो है जो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।